और अब बात उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन है। मोदी आज भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। रात 9:30 बजे न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये प्रोग्राम न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में होगा। प्रधानमंत्री यहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनके होम टाउन या कहीं कि उनके घर पर मुलाकात की, जहां वो क्वाड समिट में शामिल भी हुए। क्वाड समिट से पहले मोदी और जो बाइडेन के बीच जो बैठक हुई, दोस्ती का जो तस्वीरें सामने आई, बैठक के बाद बाइडेन ने जो कुछ कहा वो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बाइडेन से पूछा गया कि नवंबर के बाद क्वाड का क्या होगा। इशारा नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तरफ था। बाइडेन ने कोई जवाब देने की बजाय मोदी के कंधे पर हाथ रख दिया। देखिए बाइडेन से सवाल और फिर उसका जवाब। Survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? Survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? वे बियॉन्ड नवंबर, यानी नवंबर में क्या होना है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने। सर, क्वाड की इस लिमिट क्या है नवंबर की? क्योंकि क्वाड को दोबारा रिवाइव किया गया, उसमें जो बाइडेन की एक अहम भूमिका थी। तो क्या ट्रंप अगर आते हैं तो वो भी क्वाड को उतनी ही गंभीरता देंगे? क्योंकि उस सवाल से वही झलक रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। नहीं, इसीलिए क्वाड का जो इस बार का सम्मेलन था वो भारत में होने वाला था, लेकिन अब वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं नवंबर में, और जो नतीजे होंगे वो तो अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसमें बाइडेन साहब की संभावना कम लग रही है, या मतलब कमला हैरिस की या उनकी पार्टी की। लेकिन उसके बाद क्या होगा ट्रंप, क्योंकि विदेश नीति के मामले में या क्वाड को लेकर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत चारों ऐसे मजबूत देश हैं, तो उसमें कितना बड़ा बदलाव होगा। लेकिन जब बाइडेन प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो समझते हैं कि भाई ये ऐसा का ऐसा चलेगा और भारत उसको आगे लीड करेगा, क्योंकि अगले साल क्वाड भारत में ही होने वाला है। उसको देखते हुए उन्होंने एक मैसेज दिया है। मोटे तौर पर जो दुनिया भर के देश हैं वो विदेश नीति के मामलों में सरकारों के बदलने से विदेश नीतियां नहीं बदलती। अगर ऐसा होता तो आप याद कीजिए कि इससे पहले ट्रंप प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री जी उनके प्रचार तक के लिए भी वहां पर गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, और उसके बाद बाइडेन आ गए। तो क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई फर्क आया क्या? बल्कि और मजबूत हो गए। आज आप उनकी दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो विदेश नीति एक अलग तरीके से चलती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, सरकारें हैं, बदलती रहती है। लेकिन उनका एक मैसेज था कि भाई अगली बार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के साथ आप क्वाड को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। क्वाड के साथ अवधेश जी, जब ये तस्वीरें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखी जाती तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इसे हासिल क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आप डिप्लोमेटिक पूरी जर्नी देखेंगे, मोदी ने वो हासिल किया जिसका वो दावा करते हैं? नहीं, मोदी ने अगर भारतीय विदेश नीति के स्तर पर देखा जाए, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच देखा जाए, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो सब हासिल किया जिसकी बहुत कल्पना नहीं थी। बड़े नरसिंह राव ने उसमें एक रेडिकल चेंज लाया उस समय जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और भारत को पश्चिमी देश पूछते नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जिसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट विदेश नीति में भी आई है। जिस ढंग से पिछली बार जब वो गए थे और एक तरफ से बाइडेन साहब उनका हाथ पकड़े थे, एक तरफ से उनकी पत्नी पकड़ के अंदर ले जा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे भारत के प्रधानमंत्री का मतलब भारत की ताकत है। मतलब इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा सम्मानित, प्रभावित और इंपॉर्टेंट गेस्ट उनके लिए हो, और कल का जी भी गेस्चर उनका था वैसे ही हाथ लेकर के जाने का था। आप देखेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक भाषण, स्पेसिफिक सुझाव, सबसे ज्यादा किसी के भाषण की प्रशंसा नेताओं ने किसके की है वहां बैठ करके। तो वो तो जैसे ही पहली बार जब वो गए थे तो ओबामा उनसे इतने प्रभावित हुए कि आपको ध्यान होगा कि उनको जो अब्राहम लिंकन का स्मारक था उनको अपनी गाड़ी में साथ बिठा के ले गए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे जिनके साथ बिजनेस किया जा सकता है। उस समय से एक व्यक्तिगत उनका वो जो दोस्ती पर्सनल रेपो जो बनाते हैं, बना, और
आज तक सबके साथ बना हुआ ट्रंप है। के साथ भी बरकरार रही, जो बाइडेन के साथ भी हालांकि रही। इस समय जो इनके जाने के पहले जिस ढंग से सिखों के वैसे लोगों के साथ जो है अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई है, उनके लोगों ने बात की है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत ने भी अपनी बात वहां रखी है। तो मोदी जी की यात्रा से वहां आप देखें, भारत अकेला देश है जिसने कहा कि कैंसर का जो वहां मुनसुरत जारी हुआ है कि उसके लिए 4 करोड़ वैक्सीन भारत देगा सबसे पहले इंडो पैसिफिक के लिए। तो ऐसी कई घोषणा थी। आप घोषणा में देखेंगे तो 9/11 के जिक्र के साथ पठानकोट हमले का जिक्र है, मुंबई हमले का जिक्र है, और पुलवामा हमले, ऐसे कई जिक्र हैं जो कि भारत के बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हुए कही गई है। तो भारत का एक प्रभाव है, और बताया जा रहा है कि बाइडेन ने कहा कि हम जो है सिक्योरिटी काउंसिल में आपके दावे का समर्थन करते हैं, यूएन बदलना चाहिए। हालांकि ये खुला नहीं आया, खुले तौर पे नहीं आया, लेकिन कई तरह से इस तरह के इशारे आते रहे हैं। समीर चौगांवकर जी, डिप्लोमेसी में कहा जाता है हमेशा ये नहीं कि टेंजिबल कुछ मिला, कई बार आपका नैरेटिव, आपकी बात, आपका विचार अगर मान रहे हैं, वो भी एक बड़ी जीत होती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की कमान संभाली 2014 में, उसके बाद विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो निर्णय लिया, देखिए अब 2024 में उसका असर दिख रहा है। सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाना, और सुषमा स्वराज का जो कार्यकाल रहा था विदेश मंत्री के रूप में, कितना लोकप्रिय कार्यकाल रहा। उसके बाद एक ब्यूरोक्रेट को, जयशंकर को विदेश मंत्री बना देना, उनका कार्यकाल 2 बार, दूसरी बार वो विदेश मंत्री बने। जयशंकर ने जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर भारत की विदेश नीति को पहुंचाया है, अजीत डोभाल ने NSA रहते जिस तरीके से उसमें काम किया है, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हम आंखें झुकाकर बात नहीं करते, अब हम दुनिया में आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी की एक लोकप्रियता है और विशेषता है, ये उनकी ताकत है कि आज जिसे भारत को कहा जाता था कि ये तो भाई रशिया के साथ झुका है या अमेरिका के सामने झुक जाता है, आज भारत ना रशिया के सामने झुकता है ना अमेरिका के सामने झुकता है, भारत सबको साथ लेकर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सिर्फ भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, दुनिया में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और हम दुनिया के छोटे से छोटे गरीब देशों को भी चाहते हैं कि वो विकसित बने, वह प्रगति की राह पर आए, और हमसे जो सहयोग होगा हम करेंगे, और दुनिया को उसको जो सहायता दिलवानी होगी दिलवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब से गरीब देश की यात्रा की है और दुनिया के सबसे विकसित देश की यात्रा की है, यानी पूरे वर्ल्ड में भारत का नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश की है। आरती जी, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले रशिया गए, यूक्रेन गए, और ये इंटरनेशनल मुलाकात कोई सेगमेंटेड मुलाकात नहीं होती। जब वो 1 घंटे तक जो बाइडेन के साथ वहां मौजूद थे, तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई होगी, और खासकर भारत की भूमिका, जिसमें रशिया ने कहा है कि ब्रिक्स देशों में भारत एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। क्या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध विराम है उसको लेकर भी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी में चर्चा हुई होगी? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है पूरे विश्व में अगर कोई देश है जो रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ बात करे, और सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ कि एक सिर्फ इंडिया ही वो देश है जो अपने दम पे, जिन्होंने रशिया के साथ और यूएस के साथ इस युद्ध के दौरान, यूक्रेन युद्ध के दौरान अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रखी डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में। इनफैक्ट डे 1 से लगातार प्रधानमंत्री यही कहते आ रहे हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, पीस की बात कर रहे हैं। और पीस की बात अगर आपको याद हो कि G7 मीटिंग में भी उनकी बात रखी गई, जो कम्युनिके आया था, जो रेजोल्यूशन आया था, तो बिल्कुल वो बात हुई होगी जो बाइडेन के साथ। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज की डेट में यूएस या कोई भी ताकत दुनिया की जो है वो इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपनी मर्जी हम पे थोप सके, वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि हर कंट्री को, हर सुपर पावर को इंडिया पे नजर है। हम किसी कमजोरी की वजह से वहां खड़े नहीं, हम अपने दम पे खड़े हैं। और वो इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि जहां बाकी देशों, अगर आप देखें
कि यूएस ने ये एक डिक्टेट इशू किया कि कोई भी कंट्री जो है यूक्रेन युद्ध पे उन्हीं की लाइन टो करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इंडिया सिर्फ एक कंट्री था जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से हमने एक्सेप्शन दिया गया। बिल्कुल, हम लोगों ने रशियन ऑयल डिस्काउंट पे लिया और हमने पीस की बात भी की। और आपको याद होगा जो बाइडेन ने कहा कि हम समझते हैं कि इंडिया और रशिया का जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है वो हम उसको समझते हैं। तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत है कि उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल दिखाई और कहीं पे भी वो प्रेशर में नहीं आए। मुझे लगता है सबसे बड़ा ओकेजन ये भी है कि प्रधानमंत्री को रेड कारपेट वेलकम यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया। बाइडेन जो बहुत कमजोर प्रेसिडेंट साबित हो रहे हैं क्योंकि दो वॉर्स चल रहे हैं, यूक्रेन में, गाजा में, बहुत इनफैक्ट डिसअप्रूवल रेटिंग्स उनकी ज्यादा है। वो अपनी जो सीट है वो अर्न की है। एक क्वाड के सेंटर में, सर सवाल ये है कि क्वाड के सेंटर में है चाइना। जैसे ही आप क्वाड कहते हैं तो चाइना अपने आप पिक्चर में आ जाता है। मैम ने कहा कि हम सबसे बड़ा बाजार हैं, तो क्या हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैक्ट्री बन सकते हैं, चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं? और क्या उस तरह के संकेत भी मिलने लगे हैं? देखिए, ये इंडिया पे बहुत निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगातार वो बोलते आ रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के जितने भी मूवमेंट्स आए हमने वो सारे मिस किए, लेकिन इस बार वो नहीं मिस करने देंगे भारत को। और इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जो यूएस और चाइना का इशू है, जो टेंशन है, जिसमें वो चाइना को कमजोर करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। हम चाइना को कमजोर करना चाहते हैं, सीधे हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि हमारी कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप मैं यूएस के बारे में देखिए, जो सप्लाई चेन वर्ल्ड में चीन ने जिस ढंग से छोटे छोटे देशों को मिला के खड़ा किया है, नरेंद्र मोदी पिछले 6-7 वर्षों से उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस पर पश्चिमी देश भी सहमत हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अफ्रीकन यूनियन का पूरा समिट हमारे यहाँ किया गया है। साउथ की आवाज वो उठा रहे हैं और उस सप्लाई चेंज को चेंज करने की दृष्टि से जो अनेक छोटे छोटे सम्मेलन भी हुए हैं, तो भारत उसमें एक अगुवाई की भूमिका निभा रहा है। उसके हिसाब से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हो रही है कि सप्लाई चेन में भारत एक मुख्य भूमिका में रहे। उसमें प्रोडक्शन भी है, चाहे वो अनेक क्षेत्रों में। उसमें जो चीन से आने वाली जो फैक्ट्रियां हमारे यहाँ जो है वो आउटलेट ही नहीं, हमारे यहाँ वर्कशॉप वगैरह खड़ा वो हो। लेकिन इस समय एक बात हमेशा ध्यान रखिए, उभारते हुए और उठते हुए भारत को इस विश्व व्यवस्था में दिल से अमेरिका का वर्तमान प्रशासन हो या दुनिया के प्रमुख देश हो, उस रूप में स्वीकार अंदर से नहीं करते हैं। एक एंगल बच गया सर। सारी चर्चा के बीच में अगर चाइना है तो हम चाइना के साथ अपने रिलेशन कैसे मैनेज कर रहे हैं, खासकर तब जब हमारे यहां एक स्टैंड ऑफ है, एक डिस्कशन चल रहा है। बाकी सारे वर्ल्ड को तो हमने संभालने की कोशिश कर ली, फाइन ट्यून कर लिया। चाइना को लेकर भारत की डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए? देखिए, चाइना के साथ और अमेरिका और रूस में एक फ़र्क है। चाइना हमारा बिल्कुल निकटतम पड़ोसी है, तो उसके साथ डिप्लोमेसी, हमारे बॉर्डर्स, हमारी ज़मीन और वो सब एक बहुत लंबा इतिहास भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसमें से निकलना इतना आसान काम नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से 3 साल से कमांडर लेवल की बैठक और जो तमाम तरह की जो मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद भी हम एक सामान्य संबंध नहीं बना पाए। हालांकि उन्होंने वापसी की बात की है कि कुछ जगह से उन्होंने अपने नहीं, कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत ट्रूप विड्रॉल किए, लेकिन अभी बहुत काम उस पर होना है। दूसरी बात, चाइना को यदि मार्केट के हिसाब से देखें तो वो भारत से बहुत आगे। हमने बहुत काम किया है प्रधानमंत्री के आने के बाद से, मेड इन इंडिया का और ये सारा जो काम हुआ, तमाम तरह की कोशिश हुई। अभी सेमीकंडक्टर्स की हमने यूनिट्स को किया है, मोबाइल को लेकिन किया है। लेकिन आप देखें ना, इतना बड़ा फर्क है। अभी हम चाइना के साथ ही $67 बिलियन ट्रेड डेफिसिट के साथ चल रहे हैं। तो बात करने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारा लंबा सफर है जिसे दूर बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना को नहीं करते। हम सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं अमेरिका के साथ, लेकिन हमने दूसरी तरफ हथियारों का जो अभी तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, उसको एक्सपोर्ट पे लेवल पर आ गए। इसलिए भारत ने बहुत काम किया, लेकिन ये सफर बहुत लंबा है। लंबा सफर है, शुरुआत भर है, लेकिन दिशा ठीक है।